ओके सो वेलकम बैक। आज हमने देखना ये है कि हम एक फिक्स एसेट को जब परचेज करके लेकर आते हैं तो उसकी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होती है। पहले इस बात को सब समझें कि कॉस्ट कैलकुलेट करना जरूरी क्यों है। जब आप एक एसेट परचेज करके लेके आते हैं उसकी एंट्री का रिकॉर्ड होती है। फिक्स एसेट जो भी आपने परचेज किया, फॉर एग्जाम्पल मशीनरी थी, वो मशीनरी डेबिट हो गई और बैंक या अकाउंट्स पेबल आप क्रेडिट करते हो। तो जो मशीनरी आप डेबिट कर रहे हो वो किस अमाउंट से डेबिट करोगे, उसकी कॉस्ट होगी ना। तो जब तक आप उसकी कॉस्ट ही कैलकुलेट करना नहीं सीखते तो आप एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते उसकी प्रॉपर अमाउंट से। तो इसलिए पहली तो बात समझना जरूरी है कि एसेट की कॉस्ट कैलकुलेट कैसे होगी। सेकंड, फिर आगे के दूसरे इश्यूज हैं। अगर आप कॉस्ट ही सही कैलकुलेट नहीं करेंगे तो फर्दर एसेट की जो फर्दर आगे अकाउंटिंग करनी है आपने, जो उसकी रिपोर्टिंग करनी है इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट के अंदर, वो ही आपकी गलत हो जाएगी। तो पहला स्टेप है कंपटीशन फॉर द कॉस्ट ऑफ एन एसेट। अब इस बात को जरा समझते हैं कि कैलकुलेशन आपने कैसे करनी है। सबसे पहले चीज आती है आपके पास लिस्ट प्राइस। व्हाट इज लिस्ट प्राइस। हम एक कहानी बना के समझते हैं, सिनेरियो डेवलप करते हैं कि हम किसी एक वेंडर को हमने अप्रोच किया और वेंडर से हमने पूछा कि फला फला हमें एसेट चाहिए, फला स्पेसिफिकेशन का, इसकी आप प्राइस बता दो। तो उसने हमें मार्केट प्राइस कोट की कि मार्केट में फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए का सेल होता है। तो लिस्ट प्राइस क्या चीज थी, जो उसकी फॉर एग्जाम्पल उसने हमें प्राइस कोट की जो नॉर्मल मार्केट में अवेलेबल है। तो जिस प्राइस में नॉर्मल मार्केट में अवेलेबल था उसकी लिस्ट प्राइस हो गई, उसने बता दिया हमें 1 लाख रुपए का ही एसेट है। हमने उससे बार्गेनिंग शुरू की, निगोशिएशन शुरू की, या हम उसके पुराने कस्टमर थे तो उसकी बेसिस पे हमने उससे निगोशिएशन के थ्रू ट्रेड डिस्काउंट ले लिया। तो लिस्ट प्राइस में से हमने ट्रेड डिस्काउंट लेस किया, 10% फॉर एग्जाम्पल डिस्काउंट मिला, तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ गई 90,000 की। अब 90,000 का एसेट हमको पड़ा हुआ है, हमने कहा ठीक है आप इसको हमें सेल कर दो और फॉर एग्जाम्पल हमें डिलीवर कर दो। अब जो एसेट था हमें डिलीवर होने लगा तो उसने हमसे पूछा, उसने कहा भाई 10 दिन में आपको डिलीवर हो जाएगा। वो हमसे पूछता है कि पेमेंट कब करोगे। मैं कहा ठीक है ले लेना 10-15 दिन के बाद पेमेंट। उसने कहा एक काम करो, अगर आप अभी अभी मुझे पेमेंट करते हो तो मैं आपको फर्दर 10% डिस्काउंट दे दूंगा। तो उसने कहा अगर आप प्रॉम्प्ट पेमेंट करते हो तो मैं फर्दर आपको 10% डिस्काउंट दूंगा। तो हमने उसको प्रॉम्प्ट पेमेंट फॉर्म बर वक्त अदायगी कर दी और हमें कैश डिस्काउंट मिल गया फर्दर 10% 90,000 पे, जो कि बना 9,000 रुपये, और हमारी कैश प्राइस आ गई 81,000। तो यहाँ पे समझना आपको ये है कि ट्रेड डिस्काउंट कैसे लेस हुआ, कॉस्ट प्राइस आ गई, देन कैश डिस्काउंट लेस हो गए, कैश प्राइस आ गई। अब एक लेक्चर में सेपरेट और बनाऊंगा जहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। वो मैं लिंक भी आपको दे दूंगा, लेकिन फिलहाल है वापस आते हैं। अच्छा जी, जब हमारे पास कैश प्राइस आ गई तो अब क्या सीन है। अब हमने उसको कैश पे कर दिया, उसने कह दिया 10 दिन के अंदर आपको एसेट डिलीवर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सिनेरियो में एक और चीज ऐड करता हूँ, ये एसेट हमने लोकल मार्केट से परचेज नहीं किया, ये एसेट कहीं बाहर से इंपोर्ट होके आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल चाइना या जापान से कहीं से भी ये इंपोर्ट होके आ रहा है। उसने कहा 10 दिन में एसेट आप तक पहुंच जाएगा। अब होगा क्या, जब ये चाइना से शिप होगा एसेट और पाकिस्तान तक, फॉर एग्जाम्पल कराची तक पहुंचेगा, कराची पोर्ट ट्रस्ट तक पहुंचेगा, तो वहां से यहाँ तक आने में, देन कराची पोर्ट ट्रस्ट से उठ के बिजनेस की प्रेमिसेस तक आने में कुछ एक्सपेंडिचर्स इनकर होंगे, कुछ अखराजात हमारे लगेंगे। सवाल मेरा ये आता है कि उन अखराजात का हमने करना क्या है। उन अखराजात की आपके पास दो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। पहली अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ये है कि उसको आप एसेट की कॉस्ट में ऐड कर, जिसको हम कहते हैं कैपिटलाइज कर देना। पहली अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, वो जो अखराजात हमारे लगे उनको हम एसेट की कॉस्ट में ऐड कर सकते हैं। सेकंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, उनको हम एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे, उसको हम इनकम स्टेटमेंट में एज एन एक्सपेंस चार्ज कर देंगे। तो पहली अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो गई कि एसेट की कॉस्ट में ऐड कर देना। सेकंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो गई हम उसको एक्सपेंस चार्ज कर देंगे इनकम स्टेटमेंट के अंदर। सवाल ये रेज होता है कब हम उसको एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज करेंगे और कब हम उसको इनकम स्टेटमेंट एज एन एक्सपेंस चार्ज कर देंगे। तो उसका जवाब ये है, अगर आप उस एक्सपेंस को पहचान लेते हैं या क्लासिफाई कर देते हैं एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर तो वो एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। अगर आप उस एसेट को पहचान लेते हैं और क्लासिफाई करते हैं एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो वो इनकम स्टेटमेंट में एज एन एक्सपेंस चार्ज हो जाएगा। रिपीट, अगर आपने उस एक्सपेंस को पहचान लिया, उस एक्सपेंडिचर को पहचान लिया कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो वो एसेट कॉस्ट में ऐड होगा। और अगर आपने उसको पहचान लिया कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो वो फिर इनकम स्टेटमेंट में एज एन एक्सपेंस चार्ज हो जाएगा। एक और सवाल ये होता है कि कैसे पता चलेगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा है। तो बड़ा आसान, पहचान है कैपिटल एक्सपेंडिचर की, कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर जो कि आपके एसेट को नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए जरूरी हो, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंस एक्सपेंडिचर विच इज नेसेसरी टू ब्रिंग एन एसेट इनटू नॉर्मल वर्किंग कंडीशन ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है आपका। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वो खर्चा मैं नहीं करता तो एसेट मुझ तक पहुंच ही नहीं पाता, या वो नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में नहीं आ पाता। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर को इन अदर वर्ड समझा जा सकता है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपके वो एक्सपेंडिचर है कि जिसके बगैर, जिसके किए बगैर भी एसेट मुझ तक पहुंच जाता और नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में आ जाता, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इसके अलावा भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की फर्दर डेफिनेशन है, उसमें हम थोड़ी देर में बात करेंगे। तो
हमने इस पे क्या बात समझी कि जब मैंने एसेट परचेज कर लिया, कैश पे कर दिया, और वो मेरे बिजनेस की प्रेमिसेस तक आने में जो उस पर एक्सपेंडिचर्स इनकर होंगे, उसकी दो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो सकती हैं। या तो एसडी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, या वो एसडी कॉस्ट में ऐड नहीं होगा और इनकम स्टेटमेंट के अंदर एज एन एक्सपेंस चार्ज हो जाएगा। अगर तो एसडी कॉस्ट में ऐड हो रहा है तो इसका मतलब वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और अगर एसडी कॉस्ट में ऐड नहीं होना तो इसका मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अब वो इनकम स्टेटमेंट में जाएगा एज एन एक्सपेंस। मुझे कैसे पता चलेगा कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा है और मुझे कैसे पता चलेगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा है? अगर कोई भी एक्सपेंडिचर एसेट को नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए जरूरी हो तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और अगर वो एसेट को नॉर्मल कंडीशन में लाने की जरूरत जरूरी नहीं है, एसेट मेरा उसके होने ना होने की वजह से भी अपनी एग्जिस्टेंस बरकरार रखेगा और नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देना शुरू करता हूँ कैपिटल एक्सपेंडिचर की। फॉर एग्जांपल, अब वो जो सेल एसेट मैंने इंपोर्ट करवाया था, वो इंपोर्ट होकर आ गया और गवर्नमेंट ने कह दिया जब आप इसको इंपोर्ट करा रहे हो या एसेट को परचेज कर रहे हो तो इस पर 10,000 रुपीज का सेल टैक्स भी लगेगा। अब आपको सोचें, अगर सेल टैक्स में गवर्नमेंट को पे ना करूँ, एसेट गवर्नमेंट मुझे परचेज ही नहीं करने देगी या मुझ तक पहुंचने ही नहीं देगी, तो सेल टैक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर बन जाता है। उसके बाद एक और चीज आती है, मैंने कुछ बहुत जनरल से नाम यहाँ पे लिख दी हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की एग्जाम्पल्स बने, तो वो आप कॉन्सेप्ट से समझ लेंगे जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया। ओके, अब एक चीज होती है इंश्योरेंस एंड ट्रांजिट। इंश्योरेंस एंड ट्रांजिट का मतलब क्या होता है? रास्ते का इंश्योरेंस। जब एक एसेट इंपोर्ट होके आ रहा है एक मुल्क से दूसरे मुल्क, तो उसको हम कहते हैं इंश्योरेंस एंड ट्रांजिट। अब इंश्योरेंस एंड ट्रांजिट मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर में लिख दिया है, क्यों? सुने, कुछ ऐसे एसेट होते हैं बहुत हसास या बहुत सेंसिटिव, जिसको गवर्नमेंट कहती है कि जब भी आप इसको इंपोर्ट कराएंगे तो इसकी इंश्योरेंस करवाना जरूरी है। अगर आप इस एसेट की इंश्योरेंस नहीं करवाएंगे तो मैं आपको इंपोर्ट भी नहीं कराने दूंगी। तो इसका मतलब ये हो गया, ये अगर इंश्योरेंस एंड ट्रांजिट की बात की जा रही है यहाँ पे, तो कैपिटलाइज होगा एसेट कॉस्ट में। क्यों? अगर मैं इंश्योरेंस नहीं करवाता तो गवर्नमेंट मुझे एसेट परचेज ही नहीं करने देती। गवर्नमेंट मुझे एसेट परचेज नहीं करने देती, एसेट मुझ तक नहीं पहुंच पाता, नॉर्मल कंडीशन में नहीं आ पाता। इसलिए इंश्योरेंस एंड ट्रांजिट करवाना जरूरी था और वो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्लासिफाई हो जाएगा। नेक्स्ट, कस्टम ड्यूटी। एसेट इंपोर्ट होके पोर्ट पे आके रखा हुआ है, अब पोर्ट पे मुझे क्लियर करवाना पड़ेगा एसेट को कस्टम वालों से, तो कस्टम के फॉरवर्डिंग क्लियरिंग चार्जेस लेंगे वो। अगर मैं उनको चीजें पे नहीं करूंगा, एक्सपेंसेस जो भी उनके इनकर हुए कस्टम क्लियरेंस के अंदर, तो अगेन कस्टम वाले मेरे एसेट रिलीज नहीं करेंगे, एसेट मुझ तक नहीं पहुंच पाएगा और वो नॉर्मल कंडीशन में नहीं आ पाएगा। तो कस्टम ड्यूटी भी कैपिटल एक्सपेंडिचर बन गई। डॉक चार्जेस, जिस जगह पे लाके पोर्ट पे एसेट को रखा गया था वहां पे उसकी देखभाल की थी, केयरफुली उसको रखा था, उसके भी वो चार्जेस लेंगे। फीस अबिलिल्ला कोई काम नहीं करता, मुफ्त में कोई नहीं काम करता। तो डॉक चार्जेस भी कैपिटल कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उसके बगैर एसेट रिलीज ही नहीं होगा। अच्छा भाई, मैंने एसेट वहां से रिलीज करवा लिया पोर्ट से, और अब एसेट बिल्कुल मेरे पास रेडी रखा हुआ है और उसको उठा के मैंने अपने बिजनेस की प्रीमिसेस तक लेकर आना है। अब बिजनेस की प्रीमिसेस तक लाने के लिए भी तो मुझे कोई चीज चाहिए जिस पे रख के लेके आऊँ। कोई ट्रक होगा, कोई गाड़ी होगी, तो उसको भी मैंने पैसे पे किए ट्रक वाले को, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। अब आप मुझे बताएं, अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे नहीं करता तो क्या एसेट मेरे नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में आता? कभी भी नहीं आता। तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी मेरा क्या बन गया? कैपिटल एक्सपेंडिचर बन गया और एसडी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। अब आता है ऑक्ट्री चार्जेस। ऑक्ट्री चार्जेस क्या होता है? ऑक्ट्री चार्जेस के लिए एक अल्फाज में यूज करूंगा जो आपको शायद समझ भी ना है, तो आसान अल्फाज यूज करते हैं। टोल टैक्स। जो आपका टोल टैक्स होता है, इसको उर्दू में हम चुंगी भी कहते हैं। तो टोल टैक्स आपने पे नहीं किया तो वो आपके एसेट को वहां से गुजरने नहीं देंगे, उस ट्रक को वहां से गुजरने नहीं देंगे। और अगर वहां से ट्रक उसने क्रॉस नहीं किया उस बाईपास को, तो अगेन एसिड आपके नॉर्मल कंडीशन में नहीं आ पाएगा। तो ऑक्ट्री चार्जेस या टोल टैक्स भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। ठीक है भाई, एसिड मेरी बिजनेस की प्रेमिसेस तक पहुंच गया, अनलोडिंग भी उसकी हो गई और उसको मैंने फैक्ट्री में लाके रख दिया। अब फैक्ट्री में रखते वक्त पता ही चलता है कि यार ये एसिड तो ऐसे यूज ही नहीं हो सकता, इसकी तो प्रॉपर फाउंडेशन बनानी पड़ेगी, इसको फिट करना पड़ेगा, इसको सेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही ये एसिड यूज किया जा सकता है। तो हमने कहा ठीक है भाई, फाउंडेशन इसकी बनाओ। फाउंडेशन बनाने पे खर्चा लग गया 5,000 रुपये का। अब अगेन वही बात आती है, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि अगर मैं इसकी फाउंडेशन नहीं बनवा पाता तो ये एसिड यूजेबल कंडीशन में आ ही नहीं पाता मेरे पास। तो ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, मैंने फाउंडेशन बना के एसिड को रेडी टू यूज बना दिया। अब पता चला इसके अंदर फर्दर कुछ इंस्टॉलेशन करवानी पड़ेंगी ताकि वो मेरा जो एसेट है वो स्टार्ट ले। इंस्टॉलेशन के लिए एक मैंने इंजीनियर बुलाया, तो उसने इंस्टॉलेशन के भी कुछ चार्जेस लिए, अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज के भी कुछ चार्जेस लिए। दोनों ही कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि इसके बगैर भी एसेट मेरा नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में नहीं आ पाता। और फिर एक आखिरी में एग्जांपल लिए रिमूवल कॉस्ट, या इसको कंपलसरी डिस्पोजल कॉस्ट भी कहते हैं। रिमूवल कॉस्ट या कंपलसरी डिस्पोजल कॉस्ट का मतलब क्या है? इसकी एक एग्जांपल के थ्रू आप समझें। फॉर एग्जांपल, मैंने एक प्रॉपर्टी परचेज की, कोई लैंड मैंने परचेज की 10 ईयर्स के लिए, और मैंने कहा यहाँ पे मैं
कोई अपनी फैक्ट्री बनाऊंगा 3-4 माले की, और वहां पे फिर मैं अपनी जो भी प्रोडक्शन सर्विसेज है प्रोवाइड करूंगा। लैंडलॉर्ड कह रहा है कि आप 10 साल यहाँ पे जो करना चाहो करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 10 साल बाद ये लैंड मुझे उसी कंडीशन में वापस करना जिस कंडीशन में आज ये है। तो मैंने कहा क्या मतलब? उसने कहा आप यहाँ बिल्डिंग बनाओगे 1 माले की, 10 माले की, वो आपका मसला है, मुझे 10 साल बाद लैंड लैंड की सूरत में ही वापस चाहिए, इसके ऊपर कोई बिल्डिंग शिल्डिंग मुझे नहीं चाहिए। तो जो भी आप इस पे बनाओगे डिसमेंटल करके दोगे या फिर मुझे डिमोलिश करके दोगे। तो मैंने कहा उस पर तो खर्चा लगेगा। उसने कहा खर्चा आप खुद पे करना। लैंडलॉर्ड कह रहा है जो कंपनी इसके ऊपर आपको मैं दे रहा हूँ रेंट पे ये 10 साल तक यूज करने के लिए, आप ही खर्चा करके इसको डिमोलिश करोगे। मैंने कहा मैं खर्चा ना करूँ? तो उसने कहा अगर ये खर्चा आप नहीं करोगे फ्यूचर में इसको डिमोलिश करने का, डिसमेंटल करने का या लैंडस्केप करने का, तो मैं आज आपको ये एसेट ही नहीं दूंगा। और एग्रीमेंट में एक क्लॉज लिखा हुआ है कि अगर आप ये एग्री करते हो, ये प्रॉमिस करते हो कि फ्यूचर में कॉस्ट करोगे इसको रिमूव करने की, इसको डिसमेंटल करने की, तो ही ये लैंड आपको सेल की जाएगी फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स, रेंट पे दी जाएगी, अदरवाइज ये एसेट आपको लीज पे नहीं मिलेगा। तो अगेन इस खर्चे के बगैर एसेट नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में नहीं आ पा रहा। हालांकि ये खर्चा फ्यूचर में हो रहा है, लेकिन स्टिल इस खर्चे के प्रॉमिस के बगैर कि मैं हाँ ये कॉस्ट इनकर करूंगा, ये एसेट मुझ तक ट्रांसफर ही नहीं हो पा रहा। तो अगेन ये भी क्या बन गया? मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर बन गया। तो ये कुछ इनफ एग्जांपल्स थी कैपिटल एक्सपेंडिचर की। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की भी एग्जांपल लेता हूँ, लेकिन पहले कैलकुलेशन समझ लेते हैं। अब मैंने सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर को टोटल किया, तो ये आ गए मेरे टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, जो कि ऐड हो गए मेरी कैश प्राइस के अंदर। और कैश प्राइस में ऐड होने के बाद जो 1,34,000 की मेरी कॉस्ट बनी, ये आ गई टोटल कॉस्ट ऑफ एन एसेट, जो टॉपिक पढ़ने के लिए हमने बात अपनी शुरू की थी कि एक एसेट की कॉस्ट कैलकुलेट कैसे की जाती है। अब सवाल ये आता है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स क्या आते हैं। मैंने कहा था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स वो एक्सपेंडिचर से जिसके बिना भी किए, बिना भी एसेट नॉर्मल कंडीशन में आ सकता है, जिसकी मैंने यहाँ पे कुछ और पहचान भी लिखी है। दीज आर शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस कैरिड आउट फॉर रूटीन रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। रूटीन रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस के लिए जो आप खर्चे कर रहे हो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रिकरिंग इन नेचर हो, बार बार आपके अखराजात लग रहे हैं, छोटे छोटे से फ्यूलिंग एक्सपेंस है, कुछ ऑयलिंग का एक्सपेंस है, कोई इसी तरह का रूटीन मेंटेनेंस का एक्सपेंस है, ये भी एक पहचान है उसकी। और यहाँ पे मैंने लिख दिया नॉट नेसेसरी टू ब्रिंग एसेट इनटू नॉर्मल कंडीशन। इसके एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे कुछ लिखी है। इंश्योरेंस एक्सपेंस, जब आप किसी एसेट की इंश्योरेंस करवाते हो तो पहली बार रिकरिंग इन नेचर होती है, हर साल आपको इसकी इंश्योरेंस करवानी पड़ती है। तो इतना रिकरिंग इन नेचर अगर कोई एक्सपेंडिचर है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं हो सकता। कैपिटल एक्सपेंडिचर वंस इन अ ब्लू मून करवाया जाता है, उसमें एक हैवी अमाउंट इन्वॉल्व होती है। रिपेयर मेंटेनेंस एग्जांपल पहले दे चुका। स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट को समझते हैं। स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट कैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो समझते हैं इस बात का। आप एग्जाम्पल यूँ समझे कि जब ये एसेट पूरा मेरा रेडी हो गया था, इसकी मैंने टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर ली थी, तो अब ये पता चला कि जब इंजीनियर जाने लगा तो एम्प्लॉयज जो थे मेरे वो देख के कह रहे हैं कि फैक्ट्री के लेबर्स के सर हमें तो इस एसेट को यूज करना ही नहीं आता, हमने तो ऐसी मशीन कभी ऑपरेट ही नहीं की। तो मैंने उन 5-6 अपने एम्प्लॉयज को किसी इंस्टीट्यूट में भेजा, वहां पे जाकर उनकी ट्रेनिंग करवाई उस एसेट को ऑपरेट करने के लिए। 10 दिन की ट्रेनिंग के लिए फॉर एग्जाम्पल 50,000 का मेरा खर्चा लग गया उन 5-6 एम्प्लॉयज के ऊपर। अब मेरा सवाल ये है, ये जो 50,000 का मेरा खर्चा लगा उन एम्प्लॉयज के ऊपर, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? आप लोगों के ध्यान में ये बात आ रही होगी कि अगर मैं उन एम्प्लॉयज को ट्रेन ही नहीं करता तो एसेट कौन यूज करता? तो एसेट तो मेरा यूजेबल कंडीशन में आ ही नहीं पाता, तो ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। नहीं, अगर आप ऐसे सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं। पहली आपकी बात, एसिड मेरा वर्किंग कंडीशन में आ चुका था जब ये सारे एक्सपेंडिचर्स मैंने इस पे कर दिए थे। इंप्लॉयज एलिजिबल नहीं थे इसको यूज करने के लिए, तो मैं इंप्लॉयज दूसरे भी हायर कर सकता था। पहली चीज हो गई, तो ये स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया इस दलील की बेसिस पे। एक और मैं आपको चीज बताता हूँ। आप एक बात को समझिए, अगर किसी भी एक्सपेंडिचर को मैं एसिड कॉस्ट में लाके ऐड कर रहा हूँ, जिसको मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर कह रहा हूँ, तो इन अदर वर्ड्स मैं इसको ये भी तो कह रहा हूँ कि मेरा एक्सपेंस नहीं है, इसका नेचर एसेट है। एसेट के अंदर ही एसेट ऐड हो सकता है ना, एसेट के अंदर एक्सपेंस थोड़ी ऐड होगा, एक्सपेंस तो इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। तो अगर किसी एक्सपेंडिचर को मैं एसिड कॉस्ट में लाके ऐड कर रहा हूँ, तो इसका मतलब उस एक्सपेंडिचर में जो कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं वो एसिड वाली पाई जाती हैं, तभी एसिड कॉस्ट में ऐड हो रहा है। और एसिड वाली कैरेक्टरिस्टिक्स 3 होती हैं, जो कि एसिड की डेफिनेशन में लिखी हुई थी, जिसका पहली लाइन क्या थी? रिसोर्स कंट्रोल बाय एन एंटिटी। इसका मतलब ये जो भी मैंने खर्चे किए हैं इन खर्चों पे मेरा कंट्रोल है, तभी मैंने इसको एसिड क्लासिफाई करके एसिड की कॉस्ट में लाके ऐड कर दिया। अब स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट को आप समझिए, जो आपने एम्प्लॉयज पे ट्रेनिंग का खर्चा किया है, उस स्टाफ पे तो आपका कोई कंट्रोल ही नहीं है। कल को वो जॉब छोड़ के भी जा सकता है और कल को वो मर भी सकता है। गुजर गया भाई, आपने एग्रीमेंट के थ्रू रोका, लेकिन गुजर गया बंदा, क्या कर सकते हो? तो स्टाफ पे तो आपका कंट्रोल ही नहीं है। जब आप पे स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट जो आपने इनकर किया और स्टाफ पे आपका कंट्रोल ही नहीं है, और एक एक्सपेंस पे आपका कंट्रोल नहीं आ रहा, तो एसेट हो ही नहीं सकता। एसेट रिकॉर्ड करने की 3 कंडीशन थी। कंट्रोल का होना, साथ में कंट्रोल का एक पास्ट इवेंट होना जिस पास्ट इवेंट की वजह से कंट्रोल आया, और फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिले उससे।
जब स्टाफ ही आपको छोड़ के चला गया, कंट्रोल ही नहीं है, तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स कैसे मिलेंगे? तो स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट की दो दलीलें मैंने आपको दी। पहली दलील ये दी कि एसेट ऑलरेडी नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में आ चुका था सारे एक्सपेंडिचर्स के बाद। सेकंड, मैंने आपको कहा कि स्टाफ पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, इसलिए स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट कैन नॉट बी कैपिटलाइज, इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और इसके आगे मैंने लिखा है एनी अदर एबनॉर्मल एक्सपेंसेस। अगर कोई भी एबनॉर्मल एक्सपेंस इनकर होता है वो भी आपका एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एग्जाम्पल, एक एसेट है, मैं रास्ते से जब इसको लेकर आ रहा था पोर्ट से अपने बिजनेस के प्रीमिसेस तक, तो कोई एक्सीडेंट हो गया, एसेट थोड़ा सा डैमेज हो गया, तो डैमेज को सही करवाने के लिए मैं कोई रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस करवाई। तो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस जो होती है वो बहुत एक एबनॉर्मल एक्सपेंस है। वो एसेट को स्टार्ट करने के लिए जरूरी नहीं था, क्योंकि उसके अंदर एसेट के अंदर कोई खामी आ गई थी, उसको सही करवाने के लिए मैंने इसको किया, खर्चा किया है, तो वो भी आपका एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो किसी भी किस्म की कोई एबनॉर्मल एक्सपेंस आपका इनकर हो जाता है तो आपका क्या कहलाता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसकी एग्जांपल और एक होता है सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट, जो एसेट आप खुद बनाते हो अपने बिजनेस में यूज करने के लिए। तो अब वो सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट की आप एग्जांपल आप आसानी से समझेंगे। पाकिस्तान में रहने वाले हैं, कराची में रहने वाले हैं, कि एक एसेट को मैंने बनाना शुरू किया और 10 घंटे में उसको एक्सपेक्टेड टाइम था उसका उसकी कंप्लीशन। इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज हो गई, इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन हो गई, लाइट चली गई और वो एसेट बना 15 घंटे में। तो लेबर्स को मुझे 5 घंटे के एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़े, क्योंकि वो तो अवेलेबल थे काम करने के लिए। तो ये जो 5 घंटे के एक्स्ट्रा मेरी कॉस्ट लगी, ये एबनॉर्मल एक्सपेंस था मेरा, ये एसिडी कॉस्ट में ऐड नहीं जाएगा। इस एबनॉर्मल एक्सपेंस से मुझे कोई फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो ये एसिडी कॉस्ट में ऐड नहीं होगा, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनकम स्टेटमेंट क्लासिफाई हो जाएगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी कैपिटल एक्सपेंडिचर की और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, और ये तरीका था जिसके थ्रू हम एसिडी कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेप इसका क्या होता है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, कि जो हमने एसिडी कॉस्ट कैलकुलेट की है, अब इसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कैसे करेंगे। अकाउंटिंग का असल काम तो रिकॉर्डिंग है, बुक कीपिंग की तो हमने अभी बात ही नहीं की, अभी तक हमने सिर्फ कैलकुलेशन की बात की है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसको देखते हैं कि इस एसेट को रिकॉर्ड कैसे किया जाएगा। थैंक यू सो मच।